और इस वीडियो में अपन इंड AS 115 का एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। काय का क्वेश्चन है वो, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। क्या होता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? जब एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज कर दे, कस्टमर बाद में पे करे, या फिर कस्टमर आज पे कर दे, एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाद में पे परफॉर्म करे। यानी जब इन दो चीज़ों के बीच में फ़र्क आ जाए, जब इन दो चीज़ों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस आ जाए, गैप आ जाए, तब क्या होता है, हमारा एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तैयार हो जाता है। वहाँ पे फाइनेंसिंग का एलिमेंट, फाइनेंसिंग का एसेंस, फाइनेंसिंग का फ्लेवर वहाँ पे आ जाता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे हमारा टाइमिंग डिफरेंस हमें एडजस्ट करना होता है। टाइमिंग डिफरेंस कैसे एडजस्ट करते हैं? इंटरेस्ट से एडजस्ट करते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो चलो अपन पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट के दो पार्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो एंटिटी आज पैसे ले ले और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाद में करे, या फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज कर दे, पैसे बाद में मिले कस्टमर से। ये दो केस हो गए। इसमें से एक केस का अपना जब इसमें डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, दोनों केस में अगर आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा तो वीडियो अननेसेसरीली बड़ा होगा। दूसरे केस का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अपन पहले समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, जैसा मैंने आपको बताया, व्हेन देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय द एंटिटी। किन दो चीज़ों के बीच में? एक चीज़ तो ये परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय द एंटिटी, एंड दूसरी चीज़ कौन सी? पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कस्टमर। यानी इन दो चीज़ों के बीच में जब टाइमिंग डिफरेंस आ जाए, जब इन दो चीज़ों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस आ जाए, तब अपन क्या होता है, उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वहाँ पे तैयार होता है। द ट्रांजेक्शन प्राइस यानी प्रॉमिस कंसिडरेशन, हमारा जो हमारा रेवेन्यू का अमाउंट होता है, ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी एडजस्टेड बाय सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। यानी अपन कुछ अकाउंटिंग करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, जब तो अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज अकाउंटेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 109। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंड AS 109 हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर ओवर द टाइम पीरियड हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सिंपल सी बात। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इंड AS 109 के सारे क्वेश्चन डिटेल में यूट्यूब पे डिस्कस हुए हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज ओवर द टाइम गैप। क्या करते हैं हम इंड AS 109 में? यही तो करते हैं। फाइनेंस इनकम, फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते हैं पीएनएल में। बिल्कुल ठीक बात है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, अपन इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। देयर कैन बी टू केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। केस वन, एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंटिटी ने अपना काम कर दिया, लेकिन पेमेंट मेड बाय द कस्टमर आफ्टर अ गैप। कस्टमर ने पेमेंट बाद में किया, एंटिटी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कर दिया, कस्टमर ने बाद में पे करा। या फिर दूसरा केस क्या होता है इसका उल्टा, एंटिटी हैव नॉट परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पेमेंट मेड बाय कस्टमर ऑलरेडी। तो पहले केस में क्या हुआ? एंटिटी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं मिला। फर्स्ट वाले में क्या हुआ? सेकंड वाले में क्या हुआ? एंटिटी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं करा लेकिन पेमेंट मिल गया। दोनों में क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। दोनों में क्या है? गैप है। एक चीज़ आज हो रही है, एक चीज़ थोड़े टाइम के बाद हो रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे केस वन से हमारा ये वाला क्वेश्चन रिलेट करता है। ठीक है, तो अपन इसमें केस वन समझेंगे, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। केस टू का भी अपन क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो इसकी भी होगी, थंबनेल से आपको समझ में आ जाएगा सब। चलो, क्या है अपना केस वन? एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस पेमेंट मेड बाय कस्टमर आफ्टर अ गैप। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी एक तरह से क्या हुआ, पेमेंट कस्टमर से आना बाकी है, पेमेंट कस्टमर से आना बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर की साइड से हमारे को इनकम आनी बाकी है, यानी हमारे लिए फेवरेबल चीज़ है। तो हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? हमारा असेट होगा, ये हमारा असेट होगा और इस पर हम फाइनेंस इनकम चार्ज करेंगे। ठीक है, चलो अपन समझते हैं इसको। इट मीन्स एज पर इंड AS 109 इट विल बी अकाउंटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट असेट। कॉन्ट्रैक्ट असेट, फाइनेंशियल असेट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट असेट, बिकॉज पेमेंट इज पेंडिंग फ्रॉम कस्टमर साइड। हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया। हमने हमारा काम कर दिया, हमें पैसा आना बाकी है, तो हमारे लिए क्या है? ये असेट है, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। एट द इनिशियल डेट द रेवेन्यू विल बी अकाउंटेड एज अमाउंट ऑफ कैश सेलिंग प्राइस। अपन नीचे देखेंगे कैश सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, क्या होती है कैश सेलिंग प्राइस। आप अभी इस चीज़ को समझो कि जब भी हमें कस्टमर से पेमेंट बाद में मिलना है लेकिन हमने आज कुछ परफॉर्म कर दिया, तो हम आज क्या रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रेवेन्यू? आज हम रिकॉग्नाइज करेंगे कैश सेलिंग प्राइस। क्या? कैश सेलिंग प्राइस। और फिर अपन क्या करेंगे? उस कैश सेलिंग प्राइस पे अपन इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम चार्ज करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम कितनी होगी? कंसीडरेशन पेबल बाय कस्टमर एट द डेट आफ्टर द गैप, यानी जो बाद में वो पे करेगा, माइनस द कैश सेलिंग प्राइस। सिंपल। यानी मान लो कि कंसीडरेशन जो कस्टमर बाद में पे करेगा वो कितना है? 20 लाख का है। हमारी जो आज कैश सेलिंग प्राइस निकल करके आई वो मान लो 15 लाख, लेट सपोज 15 लाख। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 5 लाख का, वो क्या है? फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट है, टाइमिंग डिफरेंस है। समझ में आ गई आपको बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आई? प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को।
आफ्टर इनिशियली रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट असेट दैट इज फाइनेंशियल असेट यानी कैश सेलिंग प्राइस, द इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम विल बी चार्ज ऑन दैट एट द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट। एक किसी डिस्काउंटिंग रेट पे अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। डिस्काउंटिंग रेट कैन बी आइदर द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट और द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह का डेटा में किस तरह का गिवन है क्वेश्चन में। अगर हमें इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट हमारी वो होगी। अगर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दी हुई है तो हमारी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट हमारी डिस्काउंटिंग रेट होगी। दोनों दी हुई है तो पहले अपन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को प्रायोरिटी देंगे, जैसा मैंने इसमें पहले लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में, आइदर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट और द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, इंटरेस्ट इनकम विल बी रिकॉग्नाइज ओवर द गैप लाइक इंड एस 109। इंड एस 109 में अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट इनकम चार्ज करते हैं। लाइक कोई फाइनेंशियल असेट अपन होता है तो उसमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल असेट टू फाइनेंस कॉस्ट PNL, फाइनेंस इनकम PNL, फाइनेंस इनकम PNL टू, इस तरह से अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें। समझ में आ गया आपको बात। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द गैप एंडेड, पेमेंट या कंसिडरेशन विल बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। भाई आज मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अपन क्या केस पढ़ रही है, क्या एंटिटी ने आज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, कस्टमर बाद में पे करेगा, तो आफ्टर अ गैप क्या होगा, हमें कस्टमर से पेमेंट मिलेगा। अब समझो आप, मीनिंग ऑफ कैश सेलिंग प्राइस क्या होता है। इट कैन बी द अमाउंट, इट इज़ एन अमाउंट विच एंटिटी कुड रिसीव इफ कस्टमर मेड पेमेंट इमीजिएटली। यानी एक तरह से क्या हो गया, PV ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। क्या मतलब कैश सेलिंग प्राइस का क्या मतलब, कि अगर इस तरह, इसको नाम से आप इस तरह से समझ सकते हो, कैश सेलिंग प्राइस का मतलब हमें ऐसी एक सेलिंग प्राइस जो हमें आज कैश में मिल सकती थी। अगर कस्टमर हमें बाद में पे ना करता, आज ही पे करता, इमीडिएट पेमेंट करता तो कितना करता। अगर कस्टमर हमें इमीडिएट पेमेंट करता तो कितना करता, वो होती है हमारी कैश सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा थ्योरेटिकली समझा। अब इसी को अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जो अपने को एग्जाम में करना है। जर्नल एंट्रीज, आइडेंटिफाइंग इनिशियल फाइनेंशियल असेट या कॉन्ट्रैक्ट असेट या कैश सेलिंग प्राइस क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स टू सेल्स। यानी अपन ने क्या करा, एक तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड करा, किस पे आएगा ये रेवेन्यू, कैश सेलिंग प्राइस पे, कैश सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा ये, किस पे आ जाएगा, कैश सेलिंग प्राइस। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टू अपन सेल्स, पैसा नहीं मिला जब अपने को, पैसा तो बाद में मिलेगा, इसलिए अपन ने बैंक या कैश इसमें डेबिट नहीं करा। अपन ने क्या डेबिट करा, एज अ असेट अपन ने क्रिएट करा इसको। ये हमारा असेट है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर क्या है, हमारे असेट है, फाइनेंशियल असेट है। क्यों, क्योंकि इसके बदले में हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, चलो अब अपन इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फाइनेंस इनकम एट द रेट डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम टू PNL। ट्रेड क्या करते हैं हम फाइनेंशियल असेट में, जब मान लो चलो लेट सपोज अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, अपन क्या करते हैं, ओपनिंग लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पेमेंट मिलता है, क्लोजिंग होता है। तो क्या होता है, ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड होता है, ये ओपनिंग में अपन ने इंटरेस्ट ऐड करा और ये इंटरेस्ट को PN में कर दिया। ये वाली फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है। समझ में आ गई आपको बात। क्या करते हैं अपन, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपन हमारे फाइनेंशियल असेट पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, जब गैप खत्म हो जाएगा, जब टाइमिंग डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो हमें कंसिडरेशन मिल जाएगा, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर मिल जाएगा। तब अपन क्या करेंगे, बैंक या कैश को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अमाउंट मिल रहा है, हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। टू ट्रेड रिसीवेबल या डेटर का जो भी अपना उस समय बैलेंस हो अपन खत्म कर देंगे। हमारा फाइनेंशियल असेट खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल असेट के बदले में हमें क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। सिंपल। अब अपन क्या करते हैं, एक बार अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सी बात अपन ने क्या समझी, कि अगर आज एंटिटी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया लेकिन आज हमें पैसा नहीं मिला, तो हाँ एंटिटी के लिए क्या एक असेट है। क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट असेट क्रिएट कर लेंगे। क्या क्रिएट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट असेट, फाइनेंशियल असेट। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट असेट पर अपन डिस्काउंटिंग रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ओवर द पीरियड, और गैप के बाद हमें क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, और वो असेट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। NKT Limited sells a product to a customer for ₹1,21,000 that is payable 24 months after the delivery। यानी ये जो 1,21,000 है ये आफ्टर 24 मंथ्स पेबल है। द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग। द कॉन्ट्रैक्ट परमिट्स द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 90 days। द प्रोडक्ट इज न्यू एंड द एंटिटी हैज़ नो रेलिवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द प्रोडक्ट रिटर्न्स और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस। यानी एक तरह से प्रोडक्ट रिटर्न होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पेबल 24 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। यानी इसमें क्या है, कस्टमर लेट पेमेंट करेगा, कस्टमर लेट पेमेंट करेगा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज परफॉर्म हो गया, यानी इसमें कौन सा केस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट असेट का, इसलिए मैंने आपको कहा केस 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख। कैश सेलिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, 1 लाख की है, विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट द कस्टमर वुड पे अपॉन डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट सोल्ड अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। क्या मतलब हुआ इसका, ये कैश सेलिंग प्राइस हमारी 1 लाख है, जो कि ये दर्शाती है, जो कि ये दिखाती है कि कस्टमर अब
वुड पे अपॉन डिलीवरी फॉर द सेम प्रोडक्ट सोल्ड अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशंस। यानी अगर कस्टमर आज ही पे कर देता, अगर कस्टमर डिलीवरी के टाइम ही पेमेंट कर देता तो कितना करता, 1 लाख का करता। लेकिन क्योंकि वो 24 मंथ्स बात कर रहा है तो कितना कर रहा है, 1,21,000 का कर रहा है। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया कितने का, 21,000 का, वो क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, फाइनेंस चार्ज है। द एंटिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹80,000। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 10%. The interest rate over the 24 months discount the promised consideration of ₹1,21,000 to the cash selling price of 1 लाख। यानी इस रेट से क्या हुआ है, हमारी जो हमारा प्रॉमिस कंसिडरेशन है 1,21,000 का, उसको अपन ने डिस्काउंट करा है, तो हमारी क्या आ गई, कैश सेलिंग प्राइस आ गई। तो अगर आप क्या करोगे, 1 लाख में अगर इस चीज़ 1 लाख से अगर आप 10% 2 बार ऐड कर दोगे 24 मंथ्स, 10% क्या है, पर ईयर की रेट है, 24 मतलब 2 ईयर्स हो गए, तो 1 लाख प्लस 10% प्लस 10% कितना आया, 1,21,000 आया। यानी 1,21,000 को अपन ने डिस्काउंट करा आज की प्राइस पे, हमारी कैश सेलिंग प्राइस पे। जो 1,21,000 हमें 24 मंथ्स बाद मिलेगा, अगर वो हमें आज मिलता कैश सेलिंग प्राइस, हमको अगर आज इमीडिएट पेमेंट मिलता तो कितना मिलता, 1 लाख का मिलता। तो हमारी क्या है कोई कैश सेलिंग प्राइस 1 लाख। क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक दे रहेगा, मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ लिखी हुई है। कैश सेलिंग प्राइस मतलब अगर 24 मंथ्स की जगह आज पेमेंट मिलता तो कितना मिलता, 1 लाख मिलता। ठीक है, एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स फाइनेंसिंग कंपोनेंट। चलो अपन आंसर पढ़ लेते हैं इसका। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर तो कुछ नहीं है। द करेंट केस रिलेट्स विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉमिस कंसिडरेशन ₹1,21,000 एंड द कैश सेलिंग प्राइस ₹1 लाख एविडेंट द फैक्ट दैट द कंसिडरेशन ऑफ 1,21,000 इज पेबल आफ्टर 24 months. That implies the present value of ₹1,21,000 after discounting it at implicit interest rate of 10% for 24 months comes to ₹1 lakh. Cash selling price, 1 lakh cash selling price. Thus, there is a significant financing component. When revenue of 1,21,000 will be received after 24 months, until that date interest and finance income will be charged and booked for over 24 months at 10% per annum as per Ind AS 109। यानी अगर अपन इसकी एंट्री भी करना चाहें एक बार को, कोई खाली जगह 1 मिनट मिल जाए, अगर अपन इसकी नहीं है इस PDF में तो चलो कोई बात नहीं, अगर अपन मान लो इसकी एंट्री भी करना, चलो अपन एंट्री की तरफ कर लेते हैं, वहाँ पे अपन फिगर लिख लेंगे। अगर अपन इसकी एंट्री करना चाहे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स में कितना आएगा, 1 लाख आएगा, 1 लाख 1 लाख। फिर अपन चार्ज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम, कितनी होगी फर्स्ट ईयर की, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, 10,000 सेकेंड ईयर में कितना आएगा, सेकेंड ईयर का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000, उसका 10% कितना आएगा सेकेंड ईयर में, 11,000 आएगा, 11,000 आएगा। फिर कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू इसकी, फाइनेंशियल असेट या कॉन्ट्रैक्ट असेट की, 1 लाख प्लस 10,000 पहले वाले ईयर का, और इस बार का 11,000, 1,21,000 हो गया। यही तो हमारा कंसिडरेशन था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1,21,000, सिंपल, इतना सा क्वेश्चन था ये। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया इस चीज़ का, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, तो क्वेश्चन समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। ये किस चीज़ का केस था, ये इस चीज़ का केस था कि हमने आज हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो परफॉर्म कर दिया एंटिटी ने अपनी तरफ से, लेकिन पैसा आना बाकी है। क्योंकि पैसा आना बाकी है तो हमारे लिए असेट है, फाइनेंशियल असेट है। जो टाइमिंग डिफरेंस है वो क्या, हमारी फाइनेंस चार्ज है, फाइनेंस इनकम है, असेट पे इनकम होगी। अगर यही मान लो केस 2 का क्वेश्चन होता तो क्या होता, हमें आज पैसा मिल गया लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें बाद में करना है, नहीं हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। उसका भी अपन क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक है, आपको समझ में आ गई। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, दूसरी वीडियोस में फिर से बता दूंगा कि कब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होता है। ये केस 2 अपन केस 2 की वीडियो के साथ देखेंगे इसको। एक बार ये आप पढ़ लो एक बार, जस्ट रीडिंग परस्पेक्टिव से, कि भाई अपने को एग्जाम में MCQ वगैरह आ जाए। केसेस वेयर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे हमारी अकाउंटिंग नहीं होगी उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन से केसेस हैं, कस्टमर पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विस इन एडवांस, कस्टमर ने पे कर दिया, एंड कस्टमर आज द एंटिटी टू ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन। यानी एंटिटी ने अपनी इच्छा से लेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है, कस्टमर ने कहा कि आप पैसा रखो बाद में दे देना, मैं कह रहा हूँ आपको। तो इस केस में क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होगा। द कंसिडरेशन इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट अकरेंस ऑन नॉट इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल सेल बेस्ड रॉयल्टी।
इस केस में भी हम इसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे। क्या इसमें कंसिडरेशन वेरिएबल है, डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट की अकरेंस पे डिपेंड करता है, हमें हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे, यानी हम इस तरह से इसमें अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड कैश सेलिंग प्राइस इज फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंसिंग कंपोनेंट। एग्जांपल, पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर पार्टी रिस्क ऑफ नॉट परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन। मतलब कंसिडरेशन और कैश सेलिंग प्राइस में डिफरेंस तो है, लेकिन वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट के बीच में नहीं है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट की वजह से नहीं है, वो फाइनेंशियल कंपोनेंट की वजह से नहीं है। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका, पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर पार्टी रिस्क ऑफ नॉट परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन। जो अगर कोई थर्ड पार्टी अगर वो परफॉर्म ना कर पाए ऑब्लिगेशन, उसके उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अगर प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें प्राइस प्रोटेक्शन मिल रही है, पेमेंट टर्म से प्रोटेक्शन मिल रही है, तो इसे हम ये नहीं मानेंगे कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। चौथा पॉइंट, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब व्हेन गैप बिटवीन ट्रांसफरिंग गुड्स या सर्विसेज एंड कस्टमर पेमेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। तो हम बोल सकते हैं कि यार जब 1 ईयर का डिफरेंस नहीं है तब क्या इसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट करें, तो हम फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कब, जब पेमेंट की जो कंडीशन है, जो दोनों इवेंट्स के बीच का गैप है वो लेस देन 1 ईयर का है। एंटिटी का कोई ओन क्राइटेरिया भी हो सकता है कि भाई एंटिटी इस तरह से मानती है कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो हम इसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे। फिर अपन चेक करेंगे क्वेश्चन में कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है क्या इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ध्यान हो, अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपन एक क्वेश्चन करते थे एम्बेडेड डेरिवेटिव का, उसमें एंटिटी डिसाइड करती थी कि भाई इतना परसेंटेज का अगर डिफरेंस होगा तो हम इसको एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं मानेंगे। लोन का अपन ने उसमें करा था क्वेश्चन, तो बस सिमिलर पॉइंट है कि एंटिटी का कोई ओन क्राइटेरिया है। तो जस्ट रीडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आप पॉइंट्स हैं, एक बार आप पढ़ लो इसको। अगर एमसीक्यू में आपको कोई इस तरह की लाइन दिख जाए, कोई इस तरह का पॉइंट दिख जाए, क्वेश्चन में दिख जाए, तो वहाँ पे अपने को सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करनी है, नॉर्मल अकाउंटिंग से नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्राइस अपने को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया आपको बात पूरी की पूरी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।